आज के इस वीडियो में हम बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। व्यवहारवाद जो कि 1950 के दशक में पॉलिटिकल साइंस में औपचारिक रूप से आया था, उससे पहले ये और भी कई विषयों में आ चुका था, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और उन विषयों से प्रेरित होकर ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको पॉलिटिकल साइंस में भी शामिल किया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे कि व्यवहारवाद क्या है और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, किन किन बातों पर यह आधारित था और इसने हमारे पॉलिटिकल साइंस विषय में क्या क्या परिवर्तन किए। व्यवहारवाद ने इतने ज़्यादा परिवर्तन पॉलिटिकल साइंस में लेके आए कि इसको व्यवहारवादी क्रांति का नाम दिया गया। क्रांति कहने का मतलब ये था कि बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए थे। व्यवहारवाद ने हमें ये बताया था कि हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है और कैसे अध्ययन करना है। ये दोनों बातें बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताता है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यानी कि हमारा पढ़ने का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था व्यवहारवाद के बाद, और किस तरीके से पढ़ना है तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। इसमें दो बातें व्यवहारवाद लेके आया था। एक तो इसने कहा था कि हमने इंस्टीट्यूशन की बजाय व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। जो पॉलिटिकल एक्टर हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ग्रुप हैं, मतदाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, हमें संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है, व्यवहारवाद यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना। और दूसरी जो बात इसने फोकस की, जिस पर जोर दिया, वो इसने कहा कि हमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक वे में अध्ययन करना चाहिए, और हमने अपने विषय को एक फिलोसफिकल विषय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करना चाहिए। तो उस दौरान ये सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास बड़ा दौर चला था सभी विषयों में साइंस की तरफ जोर देना। तो जो आर्ट के विषय थे उनको भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ने पढ़ाने पर जोर दिया गया। सोशोलॉजी में काम्टे और दुर्खिम जैसे विचारकों ने सोशोलॉजी को साइंस बनाने पर जोर दिया। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी कई विचारकों ने, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने इसको फोकस किया था कि इसको एक साइंटिफिक विषय के रूप में पढ़ा जाए। तो दो बातें ध्यान रखने की हैं बिहेवियरलिज्म में। एक तो ये एक अप्रोच है, इट इज़ एन अप्रोच टू स्टडी, साइंटिफिक वे में पढ़ने की अप्रोच है। व्यवहारवाद एक अप्रोच थी जो ये कहती थी कि हमने अपने विषय को फिलोसफिकल वे में या आदर्श तरीके से ना पढ़ के बल्कि साइंटिफिक तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमने अध्ययन करना है बिहेवियर का, व्यवहार का, और दूसरा कौन से व्यवहार का, जो ऑब्जर्वेबल हो, यानी कि इसको ऑब्जर्व किया जा सके। आदमी के मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये बात ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसके मन में क्या है, लेकिन उसने किया क्या है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए जिसको प्रैक्टिकल रूप में ऑब्जर्वेशन जिसका हो सके। तीसरी जो इसने बात कही वो कही कि साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक, यानी कि हमने जो अध्ययन करना है मनुष्य के पॉलिटिकल व्यवहार का भी, जो राजनीतिक व्यवहार का भी, वो अध्ययन करने का तरीका भी हमारा साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। ये सिखाया जाता है कि जैसे रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे उसको सिस्टमेटिक वे में लगाना और किस तरह से रिजल्ट निकालना है। ये बहुत सारी टेक्निक्स सोशल साइंसेज में भी डेवलप की गई हैं किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए। एक बिहेवियरलिज्म कहता है कि वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए। वैल्यू का यहाँ कहने का मतलब है हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ मूल्य होते हैं। समाज हमें सिखाता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये बुरी है। जो चीज़ हमें अच्छी सिखाई जाती है वही हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं, और हम उन्हीं को अच्छा मानना शुरू कर देते हैं
और उन्हीं के आधार पर हम हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो स्टडी की जाती है, जो रिसर्च की जाती है, उसमें हम पहले से बाइस्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के प्रति हमारे पहले से ही मन में बैठा रखा है कि ये चीज़ अच्छी है। अगर हम उसकी रिसर्च भी करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे पहले से ही अच्छी है, चाहे उसमें कोई बुराई भी हो। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अगर हम अलग रख देंगे तो स्टडी ठीक होगी। तो बिहेवियरलिज्म में इस बात पर फोकस किया गया था कि वैल्यू फ्री स्टडी, यानी कि मूल्यों का हमारे जो समाजीकरण है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये एक सोशल साइंस में एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये संभव नहीं हो पाता, साइंस में ये संभव है, लेकिन सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस में संभव है, सोशल साइंस में संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको मिनिमाइज करने पर जोर जरूर दिया जाता है। स्टडी ऑफ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, इसने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल नहीं है, जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए कि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इलेक्शन कमीशन है, प्लानिंग पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो लिख दिए गए। लेकिन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी, कई प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं, कई इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं, कई कास्ट के ग्रुप बन जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिनका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पॉलिटिक्स में, तो उसको भी हमने ध्यान देना चाहिए। अडॉप्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इसने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक, यानी कि हमने अगर हम अपना विषय पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं है हमें सोशोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, हमें इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं, हमें हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। अगर हम उनको भी नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ सकते अपने विषय को। यदि हमने कास्ट सिस्टम को समझना है तो कास्ट सिस्टम को हम जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम सोसाइटी का अध्ययन नहीं करेंगे और सोशोलॉजी का अध्ययन नहीं करेंगे। हम बजट को या आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को या प्लानिंग कमीशन को या और भी जो करप्शन होते हैं, हम उनको नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह हम इकोनॉमिक्स को भी नहीं समझ सकते जब तक हम आर्थिक गतिविधियों को, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी नहीं समझते, जब तक हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। तो इसने एक बात पर फोकस किया था कि अपने विषय को लिमिटेड रखोगे तो आप अपने विषय को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर दिया था बिहेवियरलिज्म में। स्टडी ऑफ व्हाट इज रेदर देन व्हाट शुड बी, यानी कि इन्होंने पहले जो स्टडी होती थी वो ज़्यादातर क्या होती थी, व्हाट शुड बी, कि क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को ये करना चाहिए, लेजिस्लेटिव को ये करना चाहिए। वो उन बातों पर ही जोर देते थे जितने भी, मतलब एक किस्म से फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफी थी, जैसे हम प्लेटो अरिस्टोटल से देखते हैं, और पॉलिटिकल फिलोसफर थे कि ये स्टेट के काम होने चाहिए, ये उसको काम करने चाहिए। लेकिन बिहेवियरलिज्म ने ये कहा कि क्या है उसका भी तो अध्ययन करो, हो क्या रहा है, चाहे गलत है चाहे अच्छा है, लेकिन अगर उसका अध्ययन नहीं करोगे तो आपको वास्तविकता का तो पता चलेगा ही नहीं। तो एक ये बात भी बिहेवियरलिज्म में फोकस की गई थी कि व्हाट इज शुड बी स्टडी, व्हाट इज, इस पर फोकस करो, व्हाट शुड बी को रहने दो। हालांकि बाद में इस बात पर भी फिर ऑब्जेक्शन उठा कि व्हाट शुड बी भी महत्वपूर्ण है, यानी कि क्या होना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है बताना पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। हालांकि हमने बताया था इसकी औपचारिक घोषणा तो डेविड ईस्ट ने बाद में की थी, व्यवहारवादी क्रांति की, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पॉपुलर हुआ था। लेकिन इसके हमने जो अंकुर हैं, जो बीज हैं, वो पहले से ही कुछ लेखकों की जो किताबें जो उन्होंने लिखी थी इन विषयों पर, उनमें उनके हमने अंश देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है ग्रैहम वालेस का, जिसने एक किताब लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908, यानी कि 1908 में एक किताब लिखी। उसमें इसने क्या कहा कि ले ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन द इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, लेस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आइसोलेशन। उसने इस बात पर अपनी इस किताब में जोर दिया था कि हमने जो इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, जो किताबों में नहीं लिखा गया, जो संविधान में नहीं लिखा गया है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। पॉलिटिकल प्रोसेस कुड बी अंडरस्टूड ओनली बाय एनालाइजिंग
एंड हाउ टू पीपल एक्चुअली बिहेव इन पॉलिटिकल सिचुएशन। वास्तव में लोग क्या बिहेव करते हैं। प्रधानमंत्री का कह दिया प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार काम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री कैसे बिहेव करता है। हमने कह दिया मतदाता निष्पक्ष होकर वोट डालता है, लेकिन वास्तव में क्या मतदाता निष्पक्ष होकर बिना भय के वोट डालता है। वास्तविक व्यवहार और सैद्धांतिक व्यवहार में फर्क हो सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा जाता है बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिलेक्शन करते हैं, लेकिन व्यवहार में देखते हैं कि उसमें करप्शन हमें दिखाई देता है। ऐसे हर चीज़ में हमें करप्शन दिखाई देता है। तो उसने कहा था कि वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। तो उसने किताब में इस बात की थी, पॉलिटिकल स्टडी इन द लाइट ऑफ न्यू फाइंड ऑफ कंटेम्परेरी साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी में जो नई नई खोजें हुई थी, जो नए व्यवहारवाद साइकोलॉजी में आया था, ये उससे प्रभावित था। और साइकोलॉजी से प्रभावित होकर इसने, क्योंकि साइकोलॉजी का भी हमारे पॉलिटिकल साइंस से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि नेता निर्णय कैसे लेते हैं, मन में क्या सोचते हैं, किस आधार पर वो किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो ये विषय साइकोलॉजी के हैं। इनको जाने बगैर हम नेताओं के निर्णयों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इसके बाद जो विचारक आया, इसका नाम आता है, उसके साथ ही था आर्थर बेंटले। बेंटले ने क्या कहा था कि उसने किताब लिखी था प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, नाम से ये स्पष्ट प्रोसेस। उसने भी प्रोसेस के अध्ययन पर जोर दिया था इंस्टीट्यूशन की बजाय। इसने ग्रुप अप्रोच लेके आया, यानी कि इसने कहा में प्रेशर ग्रुप का अध्ययन करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का भी अध्ययन करना चाहिए, इलेक्शन का भी, पब्लिक ओपिनियन का भी। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में हमें ये अध्ययन भी करने चाहिए, आर्थर बेंटले ने। तो ये अध्ययन इसने भी इस दिशा में पॉलिटिकल साइंस को लेके आया, जो बिहेवियरिज्म का जो दौर बाद में आया था। एक आता है चार्ल्स मैरियम, इसका बहुत ज़्यादा नाम है बिहेवियरिज्म लेके आने में। इसका मुख्य योगदान था साइंटिफिक बिहेवियर को, साइंटिफिक कैरेक्टर को बढ़ाने की बात की। यानी कि पॉलिटिकल साइंस को हमने साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए, इसको और विज्ञानों की श्रेणी में इसको हमने रखना चाहिए। शिकागो स्कूल का फाउंडर था। शिकागो स्कूल ने साइंटिफिक स्टडी की बात की थी, जिसके बहुत सारे विद्वान बाद में इसमें जुड़ गए थे। इसकी किताब थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में आई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बिहेवियरिज्म की दिशा में या पॉलिटिकल साइंस को एक मॉडर्न विषय बनाने में, एक साइंटिफिक विषय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। इसमें उसने उन टेक्निक्स की बात कही थी कि किस तरह से साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसने इंटरडिसिप्लिनरी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की भी इसने बात की थी। और इसने एक एसोसिएशन बनी थी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण एसोसिएशन है, जिसने व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति या जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट बाद में महत्वपूर्ण, वो ज़्यादातर इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें बाद में हम आर्मर्ड पावेल, डेविड ईस्टन, जिसके नाम सुनेंगे। तो इस एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान था। और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उसने ये कहा था 1925 में कि पॉलिटिकल बिहेवियर एज वन ऑफ द इसेंशियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी, यानी कि पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन हमें करना चाहिए। आल्सो एन आर्डेंट चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो शिकागो स्कूल के जो विचारक थे, ये साइंटिफिक विषय बनाने के साथ साथ एक डेमोक्रेसी पर भी जोर देते थे। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन प्रणाली है और सभी देशों को इसी को अपनाना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के प्रति थोड़ा बायस थे, मतलब उसको ही बेहतर मानते थे। इसके बाद नाम आता है G.E.G. कैटलिन का। कैटलिन ने किताब लिखी साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसने कुछ साइंटिफिक मेथड बताए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के। उसने वैल्यू फ्री प्योर साइंस बनाने की कोशिश की कि इसको बिल्कुल वैल्यू फ्री बनाया जाए, बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से अध्ययन किया जाए। हालांकि बाद में जब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भी आई, यानी कि इसमें व्यवहारवाद में इस वैल्यू फ्री पर इतना ज़्यादा जोर दे दिया कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई। तो बाद में कहा गया कि बिल्कुल वैल्यू फ्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्योर साइंस ये नहीं बन सकता। प्योर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषय ही रहेंगे, जो कि नेचुरल साइंस के विषय हैं। ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस नेचुरल साइंस के मुकाबला नहीं कर सकती अध्ययन के मामले में, क्योंकि यहाँ हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं और मनुष्य व्यवहार इतना कम्प्लेक्स है, उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती।
जिस तरह से पदार्थों की हो सकती है, सभी व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है, एक व्यक्ति का भी अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये उसका ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते जो हम कह सकते कि सभी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेंगे। मनुष्य अलग अलग है, अलग अलग सभी का दिमाग है, सभी की सोच अलग अलग है और व्यवहार भी अलग अलग होता है। पॉलिटिक्स एज द साइंस ऑफ पावर, उसने कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो शक्ति का अध्ययन है, और शक्ति का अध्ययन किस तरीके से? साइंटिफिक तरीके से। आगे भी विचारकों ने कहा था कि शक्ति, क्योंकि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, जो सत्ता हो जाती है, कि उसने कहा था कि सभी जो संघर्ष होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए ही होता है। एक नाम आता है फिर हेरल्ड लॉसवेल, इसने किताब लिखी पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में, कि राजनीति में कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। इसने भी अपनी इस पूरी किताब में अध्ययन किया था पावर का, यानी कि शक्ति का अध्ययन। यानी कि अब पॉलिटिकल साइंस का मेन विषय होगा कि हमने देखना कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कौन प्राप्त करता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अध्ययन पर अब जोर नहीं दिया जाता, ये नहीं देखा जाता कार्यपालिका के क्या कार्य है, न्यायपालिका के क्या कार्य है, उन बातों की बजाय अब वास्तविक घटनाओं का या वास्तविक व्यवहार का या शक्ति का अध्ययन किया जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मैंने कहा था कि ये तो पहले किताबें जिन्होंने नींव डाल दी थी व्यवहारवाद की। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर कई विचारकों ने पेपर पब्लिश किए, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, जिसमें व्यवहारवाद को स्थापित करने की बात कही गई थी। जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जो महत्वपूर्ण पेपर थे, उनमें एक नाम डेविड ट्रूमैन का था, रॉबर्ट डाहल का था, किर्कपैट्रिक का था, डेविड ईस्टन का था, हेंज यूलो। इस डायरेक्शन में इन विचारकों के जो पेपर पब्लिश हुए, और भी कई विचारक थे जिन्होंने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने व्यवहारवाद को स्थापित करने के लिए, व्यवहारवाद के नियम स्थापित करने के लिए या साइंटिफिक टेक्निक डेवलप करने के लिए अपने अपने विचार दिए थे। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज किया व्यवहारवाद को गैब्रियल आलमंड ने, पॉवेल ने, सिडनी वर्बा और लुशियन पाइस के अलावा भी कई विचारक थे जिन्होंने व्यवहारवाद को इसमें लागू किया तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। वीओकी जूनियर का नाम आता है इलेक्शन स्टडी ऑफ अमेरिका। इसकी एक महत्वपूर्ण जो इसने फोकस किया कि चुनाव में कैसे व्यवहार करते हैं मतदाता या पॉलिटिकल पार्टी कैसा व्यवहार करती है। इसने अमेरिका स्टडी की, बाद में इसके बाद ही चुनाव का अध्ययन करना शुरू हुआ था पॉलिटिकल साइंस में। अब क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से व्यवहारवाद आया पॉलिटिकल साइंस में? एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार ने तो सारी चीज़ें ही बदल दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोच बदल गई थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट पे सवाल उठने शुरू हो गए थे कि उन्होंने भविष्यवाणी करने में वो असफल रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी और ये माना जाने लगा कि ये भविष्य में युद्ध नहीं होगा। लेकिन बहुत थोड़े समय 20 साल के अंतराल में ही दोबारा विश्व युद्ध हो गया। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पूरे विषय पर ये सवाल उठने शुरू हो गए कि उनकी स्टडी का कोई महत्व नहीं है। जब वो कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते, जब बता ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है या देश युद्ध क्यों करते हैं या क्यों युद्ध होता है, तो फिर इस विषय का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसकी कमियां नज़र आई, तो उन्हें लगा कि हमारा विषय जो फिलोसफिकल और साइंटिफिक ढंग से अध्ययन करता ही नहीं, जिससे हम सही निर्णय नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए और व्यवहारवाद पर जोर दिया गया। एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टडी ग्रुप, कई ग्रुप आए। जैसे मैंने कहा था, एक तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस जो एसोसिएशन था, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो 1903 में बना था। एक सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल बनी थी, एक सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ बना था। ये तीन, इसके अलावा और भी कई एसोसिएशन या स्टडी सेंटर बने जिन्होंने नए तरीके से, नए मेथड से विषय को पढ़ने पर जोर दिया और उनकी वजह से व्यवहारवाद की स्थापना या व्यवहारवादी अप्रोच को अपनाया गया पॉलिटिकल साइंस में। अब बिहेवियरल अप्रोच इन अदर सोशल साइंस, इसके अलावा जो प्रभाव था कि पॉलिटिकल साइंस में आने से पहले सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और कई विषयों में बिहेवियरलिज्म पहले ही आ चुका था
और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर दिया गया था। तो उनसे प्रभावित होकर भी ये पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद आया। इसके अलावा कुछ यूरोपियन इंटेलेक्चुअल थे जिसमें कॉम्टे, आगस्ट काम्टे या इमाइल डर्खाइम या कार्ल मार्क्स, इसके नाम महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने सोशोलॉजी को नए तरीके से या साइंटिफिक तरीके से पढ़ने पर जोर दिया, नए नए सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करना शुरू किया। तो उससे प्रभावित होकर भी पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरिज्म को अपनाया गया। डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी से सेटिस्फैक्शन नहीं था, डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि ये सही भविष्यवाणी करने में या सही समस्याओं का आकलन करने में ये सफल नहीं रही थी। बेसिक एजम्पशन है इसकी, आगे भी आएंगे। माइक्रो लेवल स्टडी पर जोर दिया गया कि छोटे छोटे ग्रुप का अध्ययन करो, पूरे सोसाइटी ना पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का एक साथ अध्ययन ना करके तुम छोटे छोटे ग्रुप का अध्ययन करो। साइंटिफिक मेथड अपनाने पर जोर दिया गया, भी साइंटिफिक मेथड अपनाओ। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि दूसरे विषयों को भी पढ़ो, उनका भी लिंक है हमारे विषय से, आप उनसे अलग होकर अपने विषय को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया था। अब मेन आता है डेविड ईस्टन, इसकी मुख्य टीनेट्स या मुख्य विशेषताएं, फीचर्स या सूत्र इसके बताए थे 1962 में। इसने ये भी APS अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे थे, और इन्होंने घोषणा की थी व्यवहारवादी क्रांति की और बाद में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की भी। इन्होंने जो मुख्य विशेषताएं बताई, टीनेट मुख्य सूत्र जिन पर व्यवहारवाद टिका हुआ पूरा, उसमें ये है एक तो रेगुलरिटी, जनरलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए रिसर्च में, अपने जो काम करे जो अध्ययन करे उसमें ये नहीं है कि एक चीज़ कहीं से कर दी दूसरी कहीं से कर दी, आपस में कोई लिंक है नहीं, कोई रेगुलरिटी है ही नहीं। तो उस रेगुलरिटी होने के बाद ही कोई जनरल थ्योरी निकाली जा सकती है। कमिटमेंट टू वेरिफिकेशन, एबिलिटी टू वेरीफाई वंस जनरलाइजेशन, उन्होंने कहा कि हमने कोई निष्कर्ष निकाल लिया, भाई ऐसा होता है, मतदाता कास्ट से प्रभावित होकर वोट देता है, तो हमने उसको वेरीफाई भी करना चाहिए, दोबारा स्टडी करके उसको वेरीफाई करना चाहिए। अगर हमने कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया जिसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते, अगर वेरीफाई नहीं कर सकते तो उस निष्कर्ष का भी कोई महत्व नहीं है। यानी कि ऐसी स्टडी करो पॉलिटिकल साइंस में जिसको वेरीफाई भी किया जा सके। फिर फिलोसफिकल ढंग से कुछ कह दे, इसको कोई वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जैसे भगवान है कि नहीं है, इसको कोई वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो इस ढंग से कोई अध्ययन करते हैं तो उसको कोई महत्व नहीं होता। तीसरी बात इसने कही कि टेक्निक्स, तकनीक अपनाओ और भी साइंटिफिक तकनीक अपनाओ, जो नई नई टेक्निक्स आएंगी जो डेवलप भी सोशल साइंस में की गई हैं, कि कौन से किस तरह से सैम्पलिंग डाटा इकट्ठा करना, उनको एनालिसिस करना, वो सारे तरीके अपनाए गए हैं। तो टेक्निक अपनाओ, नए जो साइंटिफिक टेक्निक अपनाओ, उसी से सही रिसर्च हो सकती है। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेस रिजल्ट एज नंबर्स वेयर पॉसिबल और मीनिंगफुल, यानी कि जहाँ पर हम नंबर्स में कुछ निकाल सकते हैं, भाई ये 10% ज़्यादा है, ये 20% कम है, ये ऊपर है, ये नीचे, जिस तरीके से कंपैरिजन आसान हो सके, निष्कर्ष ऑथेंटिक निकल सके, तो जहाँ तक संभव हो हमने रिजल्ट इस क्वांटिफिकेशन फॉर्म में देने, नंबर के फॉर्म में देने हैं, और उनको जिनका कुछ मीनिंग निकलता हो। तो एक टेक्निक के साथ साथ क्वांटिफिकेशन पर भी जोर दिया गया था। दूसरा वैल्यूज, जो हमने पहले बताया कि वैल्यू फ्री स्टडी पर जोर दिया गया था। कीपिंग एथिकल असेसमेंट एंड एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग रखो, जो आपके एथिक्स हैं और जो व्यवहार में जो स्टडी करे हो आप इनको अलग अलग रखो, एक दूसरे से शामिल मत करो, एक दूसरे से मिलाओ मत, क्योंकि अगर मिल गए तो आपके निष्कर्ष ठीक नहीं आ सकते। सिस्टमेटाइजेशन, कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी, थ्योरी कोई पॉलिटिकल थ्योरी तभी डेवलप होगी जब आपकी रिसर्च सिस्टमेटिक ढंग से की गई होगी, जो स्टेप हैं आपने हर एक स्टेप को फॉलो किया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया होगा। प्योर साइंस, यानी कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमने इस विषय को प्योर साइंस बनाना है, अप्लाइड साइंस नहीं रखना है। जैसे नेचुरल साइंसेज होते हैं, हालांकि बाद में इसकी उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में इसकी आलोचना हुई थी कि ये प्योर साइंस नहीं बन सकता, अप्लाइड साइंस ही रहेगा, क्योंकि ये सोशल साइंस का विषय है।
इसमें उस तरह से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जिस तरह से आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन वही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच थी कि सोशल साइंस एंड वैल्यू, यानी कि हमने दूसरे विषयों को से भी लिंक रखना है, उनसे अलग हमने नहीं करना। तो ये 8 टेनेंट्स या महत्वपूर्ण सूत्र थे इसके बिहेवियरिज्म के, डेविड स्टर्न ने बताए थे। लेकिन फिर इसकी आलोचना शुरू हो गई। आलोचना की लिमिटेशन ऑफ वैल्यू फ्री स्टडी। वैल्यू फ्री स्टडी पॉसिबल नहीं है पूरी तरह से। आदमी अपने मूल्यों से जो सीखा हुआ है, जो उसने मान लिया है कि ये अच्छा है, उसका प्रभाव हमेशा उसकी स्टडी पर कुछ न कुछ जरूर रहेगा। साइंटिफिक मेथड से उस प्रभाव को सिर्फ कम किया जा सकता। प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि मनुष्य का व्यवहार बहुत ही कठिन है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य 100 बार एक जैसा रिएक्शन करता है, 101वीं बार हो सकता है उसका रिएक्शन डिफरेंट हो। 100 मनुष्य एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं, 101वें मनुष्य का हो सकता है व्यवहार डिफरेंट हो। आज व्यक्ति का व्यवहार अलग, कल दूसरी तरह का हो सकता है। तो बिल्कुल आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आज व्यक्ति ने अगर कास्ट के आधार पर वोट डाली है तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो कास्ट के आधार पर डालेगा। हो सकता है अगली बार वो किसी और विषय से प्रभावित होकर अपनी वोट डाल दे। आज पॉलिटिकल नेता चुनाव किसी एक मुद्दे पर जीता है, जरूरी नहीं है कि उस मुद्दे पर हर बार जीते, अगली बार किसी दूसरे मुद्दे पर जीत सकता है। और ये परिस्थितियाँ बदलती रहती है, मनुष्य व्यवहार बदलता रहता है, सोच बदलती रहती है। तो इस वजह से प्रिडिक्शन पूरी तरह से मनुष्य व्यवहार का संभव नहीं है। नैरोड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसने पॉलिटिकल साइंस के विषय को सिर्फ ऐसे ला दिया कि ऐसे ही व्यवहार का अध्ययन करो जो ऑब्जर्वेबल हो, बाकी व्यवहार का अध्ययन नहीं करना। सिर्फ व्हाट इज का अध्ययन करना, व्हाट शुड बी का अध्ययन नहीं करना। तो इसने एक विषय का स्कोप बहुत कम कर दिया। मतलब कई सारे टॉपिक जो जिनका अध्ययन पहले पॉलिटिकल फिलोसफर करते थे, उनको इस विषय से बाहर निकाल दिया। स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब है ये कहता कि यथास्थिति का समर्थक। जैसे फिर बाद में मार्क्सवादी विचारकों ने कहा कि आपने ये तो बता दिया कि ये स्थिति है, लेकिन इस स्थिति को बदला कैसे जाए, इसको कौन बताएगा। तो आप अध्ययन तो कर दिया, यानी कि पॉलिटिकल करप्शन, आपने पॉलिटिकल करप्शन का अध्ययन तो कर दिया कि भाई ये पॉलिटिकल करप्शन है, लेकिन उस करप्शन को दूर कैसे किया जाए ये कौन बताएगा, और उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाए ये कौन बताएगा। तो ये जो बिहेवियरलिज्म है ये स्टेटस क्यो पर जोर देता है, यानी कि यथास्थिति पर जोर देता है। ये इसको बदलने पर कोई जोर नहीं देता, कोई फोकस नहीं करता। और फोकस और फॉरगेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में उत्तर व्यवहारवाद में ये बात आएंगी कि इसने तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल ही गई। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने साइंस पर इतना जोर दे दिया, टेक्निक पर इतना जोर दे दिया कि रिजल्ट जो निकले वो बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, भले ही उसका व्यवहार में कोई प्रयोग हो या ना हो, व्यवहार में उसका यूज हो ना हो, प्रैक्टिकल हो ना हो, लेकिन साइंटिफिक होना चाहिए। तो बाद में उत्तर व्यवहारवाद में इसी कमी को उजागर किया गया था कि इतना भी साइंटिफिक मत बनो कि वो प्रैक्टिकेबल रहे ही नहीं। अगर कोई चीज़ आपने खोज कर ली, मनुष्य के व्यवहार में एप्लीकेबल नहीं है, मनुष्य के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगी नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, तो उसका होना ना होना बेकार है, कोई फ़ायदा उसका नहीं है। इसने टेक्निक्स पर इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जिसकी बाद में आलोचना की गई थी। तो ये व्यवहारवाद की आलोचना भी होना शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद भी इसका महत्व है। एक तो इसने साइंटिफिक स्टडी जो बहुत ज़रूरी है किसी विषय के लिए, उसकी नींव डाल दी, और आज भी साइंटिफिक स्टडी पर ही जोर दिया जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन होना शुरू हो गया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले वैल्यू फ्री स्टडी नहीं थी, वैल्यू फ्री स्टडी होनी शुरू हो गई, जो कि बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक स्टडी के लिए। डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हमने अपने विषय को आइसोलेट नहीं किया, हमने अपने विषय को दूसरे विषयों से जोड़कर पढ़ना शुरू किया। इंक्रीज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में वो बातें भी आ गई जो हम पहले नहीं पढ़ते थे। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस ग्रुप या वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन सिस्टम, पॉलिटिकल करप्शन, ये पहले पॉलिटिकल साइंस के विषय नहीं थे, अब इनको भी होना शुरू हो गया। तो ये जो बातें थी ये बिहेवियरलिज्म के बारे में। अगले जो लेक्चर में हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म का करेंगे, जिसमें हम बिहेवियरलिज्म की कमियां देखेंगे और इनका आपस में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या तुलना है, एक दूसरे से कैसे भिन्न है। हालांकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म का विरोध नहीं था, बल्कि उसमें कुछ सुधार था। तो ये था हमारा विषय आज का, बिहेवियरलिज्म।